चलिए तो ड्यूटीज के ऊपर बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज होती है। इससे पहले हमने इसके राइट्स पढ़े हैं, ठीक है, ये सभी के सभी 10 के 10 राइट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले हमने इसकी अपॉइंटमेंट पढ़ी है कि कैसे अपॉइंटमेंट होंगी, क्या क्या प्रोविजंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और उससे पहले हमने बिल्कुल अच्छे से इसकी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस को रीड किया था। उम्मीद करते सबने ये पॉइंट्स देख लिए होंगे, ठीक है, समझ लिए होंगे। अब आ जाती है ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर वाले पॉइंट में। क्वेश्चन पेपर वाले चैनल पर विजिट कीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। और इवन बीकॉम क्लासेस के 2021, 23, 24 के जो क्वेश्चन पेपर है, 5th सेमेस्टर के ले लो, 6th के लिए, चाहे 4th के हैं, चाहे हमारे पास 1st के हैं, 2nd सेमेस्टर के हैं, इवन एमकॉम, बीकॉम सब के हैं, बीएड, बीए, एमए, एमबीए, सब के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर। सो विजिट कीजिए। और चैप्टर्स भी मैं अपलोड कर दे रही हूँ, साथ साथ हम सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ड्यूटीज़ का इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बार ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं ड्यूटीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। देखो ड्यूटी जो ब्रॉडली है आपकी 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज की गई है। सबसे पहले पॉइंट्स क्या है, ड्यूटी अंडर द अकॉर्डेंस विद द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट के दौरान आपको ड्यूटीज डिसाइड की गई है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के दौरान आपकी ड्यूटीज डिसाइड की गई है। और नेक्स्ट ड्यूटी जो कैसे डिसाइड की गई है, बाय द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन के द्वारा। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है, तीनों तरीके से ड्यूटीज डिसाइड की गई है। फर्स्ट इज दैट इंडियन कंपनी एक्ट 2013, सेकंड इज दैट चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, थर्ड क्या है, विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू देख लेते हैं, जो कि 2013 है। क्या कहता है कि चेक द सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, आपको कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके 5 से 7 पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। एक इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या क्या ड्यूटीज बनती है एक ऑडिटर की। ये कहते हैं कि ऑडिटर को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ही कैन बी इंक्वायरी इनटू द मैटर ऑफ अ लोन एंड एडवांस मेड बाय द कंपनी। जो भी कंपनी ने लोन लिए हैं, ठीक है, कोई भी एडवांसेस दिए हैं, किसी को भी दिए हैं या फिर लिए हैं, उनके प्रति आपको प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। He will be comment on the transactions if the shares or the debentures for other security are sold at the price less than that at which they have to be purchased by the company। पता है क्या कह रहा है कि इन केस में कह रही हूँ कि मैंने सिक्योरिटीज, कोई भी शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, या फिर मैं कहूँगी कोई भी सिक्योरिटी है, मैंने खरीदी थी 20 रुपये में, एक सिक्योरिटी की प्राइस बता रही हूँ मैं, एक शेयर की प्राइस बता रही हूँ, बट मैं उसको बेच रही हूँ 18 में। कारण क्या है, ऐसा मैं बिलो द प्राइस में उसको सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बतानी है कि इफ द शेयर्स और द डिबेंचर्स फॉर द अदर सिक्योरिटी, आपने किसी और सिक्योरिटी को एक्वायर करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल कर दिया है विद द लो प्राइस के ऊपर, प्राइस लेस देन जिसके ऊपर कंपनी ने एक्चुअल में परचेज किया था, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को पता लगाने के लिए उसकी ड्यूटी बनती है, उसको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। Whether the special personal expenses has been debited into the profit and loss account। ये कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उन पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हो। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने का मतलब क्या है बताती हूँ अभी। देखो रीजन क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरफ क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, इस तरफ क्या आते हैं, सारी की सारी इनकम आती है। मैं कह रही हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, 2 लाख के एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इनकम मेरी, मैंने कहा कि मेरी तो 2.5 लाख की इनकम है, तो कितना पैसा बचा, 50,000 रुपये बचा। अब आप ये कहेंगे कि जितनी ज़्यादा खर्चे दिखाएंगे तो कंपनी के लिए तो नुकसान है। नहीं, कंपनी के लिए कोई नुकसान नहीं है, कंपनी के लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कोई कंपनी अगर नुकसान दिखाएगी तो उसकी जो नेट प्रॉफिट, देखो बेटा अब मेरा कितना बचा है, 50,000, और जितना इनकम आपकी कम होगी, जितनी भी आपकी इनकम कम होगी, क्या टैक्स भी आपका कम नहीं होगा? तो टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी इनकम को कम दिखाती है। और इनकम को कम कैसे दिखाएगी, जब अपने खर्चों को ज्यादा बढ़ा के दिखाएगी वो।
समझ पा रहे हो? तो दैट्स अ रीजन कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अब वो पर्सनल एक्सपेंसेस को डेबिट कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। नेट इनकम गिरेगी तो नेट प्रॉफिट जो टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, जरूर गिरेगा। ठीक है, तो टैक्स की चोरी करने के लिए वो ऐसा कुछ करती है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज द पावर टू हैव ऑल द टाइम एक्सेस द बुक ऑफ अकाउंट एंड द वाउचर ऑफ द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इज अ प्लेस वेयर दे आर टू बी केप्ट। ये कह रहे हैं कि कंपनी के जो ऑडिटर को ये पावर होते हैं, उसके पास ये जो राइट होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि फर्स्ट पॉइंट की बुक ऑफ अकाउंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट को, वाउचर को, इन सब को चेक करने का उसको पूरी तरह से अधिकार होता है। इसमें पढ़ा हमने, इसको बहुत अच्छे से करवाया था। कारण क्या था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे आने वाला है। दैट्स अ रीजन कि इन सभी पॉइंट्स को वो ध्यान से चेकआउट करेगा। ये कुछ एक स्पेशल पॉइंट है, जिसकी ड्यूटी बनती है एक ऑडिटर की कि वो इन सभी मैटर्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान करे। ये देखे कि कहीं ना कहीं उसका शेयर तो नहीं उसने ज़्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहा है वो गड़बड़ में। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है टू इशू अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट को इशू करते वक्त उसे किन किन बातों का ध्यान करना पड़ेगा। Whether the auditor has been appointed by the central government or by the board of director or by the companies in a general meeting, in every situation he will be issue his report to the shareholder only। ये कहते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा की जाती है, C&AG के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अगर ये भी मतलब सक्सेस नहीं होता तो फाइनली आप शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चाहे किसी के द्वारा ही किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाए, शेयर होल्डर के द्वारा किया जाए, बट जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी ना, वो रिपोर्ट किसके लिए बनती है, वो स्पेशली शेयर होल्डर के लिए बनती है। क्यों बनती है बताते हैं आपको। क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि जो शेयर होल्डर है उन्होंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पे आपको एक खड़ा कर रही हूँ। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप किसी कंपनी, आपके पास ना दो कंपनियां हैं, दो कंपनी सामने आपके, किसी एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। नॉर्मल सी बात है, इसके प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल अकाउंट को देखेंगे, इसकी जितनी भी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे। राइट, इन सबके बेस को देखकर ही आप क्या करने वाले हो, अपने डिसीजन लेने वाले हो कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। राइट, और ये कौन चेक करता है, ये आपका ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, और अब ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि जब वो रिपोर्ट तैयार करे तो बहुत ध्यान से चेक करेगा, बहुत ध्यान से वो ऑडिट करे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने वाला है। इन केस मैं कह रही हूं कि उन्होंने बैलेंस शीट चेकआउट की और वो गलत चेकआउट कर दिया, और जिसके बेस पर लोगों ने इसको देखकर क्या किया है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। उनको ये वाली कंपनी अच्छी लगी, ये वाली नहीं लगी, तो बैलेंस शीट ही खराब है, उस खराब बैलेंस शीट के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया, तो नॉर्मल सी बात है नुकसान किसको हुआ, आप सभी को, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। तो यही बात कह रही हूं कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर हुआ या फिर कोई भी पर्सन अपॉइंट करे ऑडिटर को, बट जो रिपोर्ट होती है वो स्पेशली किसके लिए होती है, शेयर होल्डर्स के लिए होती है। इट शुड बी क्लासिफाइड दैट इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू हैव द रिपोर्ट पर्सनली डिलीवर टू ऑल द मेंबर। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो शेयर होल्डर को खुद जाके दे, बट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी के सेक्रेटरीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर को बांट दे। सर्कुलेट द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट अमंग द मेंबर के पास वो सारी की सारी कॉपी बांट दे। ठीक है, द ऑडिटर मस्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टिंग whether they will be prepared in accordance with its prescribed accounting standard, कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही अकाउंट्स के अंदर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट किया है। ठीक है, whether or not he received all the necessary informations or the explanation। अब मैंने पीछे एक पॉइंट बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल का पॉइंट हमने किया था कि वहां पर कम्युनिकेशन स्किल जरूरी होती है कि जब आपको आपके डायरेक्टर से, आपके ऑफिसर से हमने इंफॉर्मेशन ली थी ना, याद है, राइट टू बी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द ऑफिसर्स।
तो वहां पर मैं कह रही हूँ कि अगर डायरेक्टर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इस ऑडिटर को, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसे एज इट इज वो उस चीज को रिपोर्ट में दिखाएगा। तो यही बात की गई है कि चाहे उसको इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, मिल जाती है तो वो भी दिखाएगा, ना मिली तो उस चीज को भी दिखाएगा। तो हर एक चीज को वो रिपोर्ट में एक्सप्लेन जरूर करेगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू कीप इन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन माइंड वाइल गिविंग हिज रिपोर्ट। ये ड्यूटी बनती है एक ऑडिटर की कि जब वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को बहुत ध्यान से रखे, क्योंकि शेयर होल्डर इसी की रिपोर्ट के ऊपर बेस मानकर वो फिर इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स अ रीजन कि जरूरी है कि जो ऑडिटर है अपनी जब रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो उसे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी शक हो रहा है, कोई भी सस्पिशियस है, कोई भी फ्रॉड नजर आ रहा है, इरेगुलरिटी नजर आ रही है कंपनी के अंदर, तो वो बताए, उस चीज के ऊपर इन डेप्थ में स्टडी करे, इन डेप्थ में स्टडी करके उसके प्रेजेंट करे सभी फैक्ट्स को। ठीक है, तभी तो शेयर होल्डर को पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा बट मैं आपको बता रही हूँ, इजीली करके बता रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट में कुछ एक ऐसे पॉइंट थे जो कि कंपनी के जो ऑडिटर को ध्यान रखने चाहिए कि उसे इन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। रिपोर्ट को इशू करते वक्त शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि शेयर होल्डर उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं उसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी की पिछली सिचुएशन कैसी है, कंपनी की अब की सिचुएशन कैसी है, कंपनी कैसे चलने वाली है, क्या उसकी आइडिया है, क्या वो करना चाह रही है, क्या कुछ है। उसके बेस पर लोग फिर उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के लोग क्या करते हैं, शेयर्स को शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द कंपनी एक्ट, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द कंपनी एक्ट, इफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस, अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, देन इट शुड बी इंक्लूडिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम इट्स ऑडिटर ऑन द फॉलोइंग मैटर। ये कहते हैं कि अगर वो पुरानी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो ये जरूरी होगा कि जो ऑडिटर ने रिपोर्ट इशू की है उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट उस प्रोस्पेक्टस में भी शो करे कि सभी कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता चले कि कंपनी है कैसी, कंपनी किस सिचुएशन में, कंपनी सॉल्वेंसी में है या नहीं है, कंपनी की लिक्विडिटी पॉइंट कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ये सभी चीजें क्या करनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस से ही पता चले। राइट, अब यहाँ पे देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाती है। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द बैलेंस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट तक आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होने वाले, देखो ये हाईलाइट किए हुए, मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक्सप्लेन करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी बारे में एक्सप्लेन करता है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या देने वाली है। इफ अगर पिछले 5 सालों के, इफ द अकाउंट फॉर द लास्ट 5 ईयर हैव नॉट बीन मेड, अगर बनाए नहीं है तो उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा जरूर। तो इन सभी चीजों को ये जो रिपोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है और इस रिपोर्ट को फिर हम प्रोस्पेक्टस में शो करते हैं, और उस प्रोस्पेक्टस के बेस पर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो मेंबर हैं, ये क्या करते हैं, फिर ये कंपनी के अंदर फिर ये इन्वेस्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियस ही बात है, इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है। देखो ऑडिटिंग अलग होता है, ऑडिट करना अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन करना ये अलग चीज है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है, ठीक है, और इन डेप्थ नॉलेज रिसीव करने के लिए की जाती है इस पर्टिकुलर जो पहले की गई ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 217 और 223 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू हेल्प एनी पर्सन एंगेज इन द इन्वेस्टिगेशन। तो उस पर्सन की हेल्प करे जो इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा एनर्जेटिक है, वो करना चाहता है, इच्छुक है, ठीक है, उत्सुक है, उसकी वो मदद करे। कौन? ऑडिटर मदद करे इन रिलेशन टू द कंपनी, कंपनी की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। In this contest, he should be provide the investigator with all the such book of account and all the information are available with him.
जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो उस इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करे, जिससे कि वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सके, जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी कंप्लीट हो सके। दैट्स इट। चलिए जी, टू गिव द रिपोर्ट ऑन द सोल्वेंसी। सोल्वेंसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया। देखो सोल्वेंसी एक तो होती है शॉर्ट टर्म की, एक होती है लॉन्ग टर्म की। अगर शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है तो शॉर्ट टर्म की सोल्वेंसी हम पता लगाते हैं लिक्विडिटी रेशो के साथ, राइट। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी के बारे में पता लगाना है तो हम बात करते हैं हमारी सोल्वेंसी की, ठीक है, जिसके अंदर डेट और इक्विटी के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, करंट क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इन केस द कंपनी इज वॉलेंटियरली बीइंग वाउंड अप, अगर वो अपनी इच्छा से वो वाउंड अप होना चाहती है, बंद खत्म होना चाहती है, तो इस केस में जरूरी है कि उसकी सॉल्वेंसी लिमिट भी पता हो, कि वो ये देखा जाए कि कंपनी कैपेबल है, कि कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज बनती है उनको वो क्या कर पा रही है, पे ऑफ कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तभी तो वो लिक्विडेट होएगी। तो ये कैसे पता चलेगा, ये ऑडिटर ही बताएगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया होगा, ऑडिटर ने उनकी एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब देखा होगा, है ना। हेल्प इन द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग भी हमें हेल्प करता है। It is also one of the duty of the auditor that in case of the advocate general has been investigate any proceeding against the director of the company, कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के डायरेक्टर के रिगार्डिंग अगर कोई एडवोकेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो जो कंपनी के जो ऑडिटर है ना वो उनकी मदद करेगा। ऐसे नहीं कोई मतलब ऐसे उसको गहरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नॉर्मल सी बात है, कंपनी का ऑडिटर क्यों मदद करेगा? क्योंकि उसने पहले ही एक रिपोर्ट तैयार कर रखी होगी, उस रिपोर्ट की मदद से वो देख सकता है कि कंपनी में चल क्या रहा है ना। तो यहां पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके 6 पॉइंट से रिवीजन करते हैं फटाफट। आईज क्लोज करो, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सर्टेन कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। लोन के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग की शेयर्स कंपनी में तो नहीं बेच दिए, पर्सनल एक्सपेंसेस देखा था, देन उसके बाद हमने पावर के रिगार्डिंग बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था रिपोर्ट, जो चाहे कंपनी के जो ऑडिटर को कोई भी अपॉइंट कर रहा है, बट जो कंपनी की जो रिपोर्ट होगी किसके लिए होगी? स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए होगी, क्योंकि शेयर होल्डर के ही अपने जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसको देखकर, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस में भी आती है, आप थर्ड पॉइंट भी लिंक कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भी के अंदर भी शो की जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशो कैसी है, उसको देख के जो शेयर होल्डर है फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होती है, सॉल्वेंसी देखने के लिए और एडवोकेट जनरल के लिए भी, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूटी अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत। 1949 के तहत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, ये एक्ट है बेटे अंदर इसके 1949, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स हैं। उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सिंपल पॉइंट है, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर शुड इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन बी प्रॉपरली कंप्लाइड विद। क्या ये सॉरी एक सेकेंड, क्या ये पॉइंट आपको रिपीटेड नजर आ रहा है कि जो भी उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो भी उसकी जो भर्ती हो रही है, ठीक है, वो प्रोविजंस के तहत हो, प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट वेदर द अनदर पर्सन हैज बीन, ये देखो क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। ओके, प्रोविजंस के अंदर पढ़ा था हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक्ट में, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स एज इट इज सेम है, क्योंकि प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अपॉइंटमेंट के हैं। यहां पर हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए थे, ये एज इट इज पॉइंट यहां पे है बच्चे। ये देखो यहां पर, ये देखो कि उसके आने से पहले उसे रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर को, अगर वो नहीं देता तो वो गिल्ट फील महसूस करेगा, सेम एज इट इज, इनके ऊपर प्रकाश डालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर नॉट टू मेक एनी ऑफिसर और द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एज अ पार्टनर इन
हिज अर्निंग। ये एक ऑडिटर की ड्यूटी है, ये ध्यान रखना कि कोई भी जो कंपनी का जो ऑफिसर है, कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉई है, उसकी अर्निंग का वो हिस्सा ना बने। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि द ऑडिटर शुड नॉट रिसोर्ट टू एनी काइंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द रेफरेंस इन ऑर्डर टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्या ये पॉइंट भी सेम नजर आ रहा है कि ऑडिटर को अपनी खुद की अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी तरह के रेफरेंस की, किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट में हमने समझा था इसको। सो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो जितनी भी है इस टॉपिक के ऊपर है वो जरूर देख ले बच्चे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो ये देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑर्डर टू गेट द पोस्ट। अपनी पोस्ट को पाने के लिए उन्होंने किसी भी तरह का फोर्स ना किया हो, ये हमने पूरी तरीके से किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द ऑडिटर शुड नॉट एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशंस अदर देन द स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट की रूल के अकॉर्डिंग, काउंसिल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी ऐसा ऑडिटर नहीं होना चाहिए कि वो एक पेशे के साथ साथ दूसरा पेशा भी कर रहा हो उसी टाइम पे। ठीक है, शुड नॉट एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशंस। ठीक है, अदर देन द, वो स्पेशली बताया गया है कि चार्टेड अकाउंटेंट, बस आपको ये पता, बस ये पॉइंट याद रखना है कि वो किसी दूसरे पॉइंट्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, दूसरे ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट हिज रेम्यूनरेशन टू बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द क्लाइंट कंपनी। देखो ध्यान से सुनो कि क्लाइंट की जो कंपनी है उसके प्रॉफिट के बेस पर उसकी रेम्यूनरेशन बेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डज नॉट एक्सेप्ट हिज रेम्यूनरेशन टू द बेस्ड ऑन द परसेंटेज। उसकी परसेंट जो क्लाइंट कंपनी है ना, जो ग्राहक की जो कंपनी है, उसके प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए, मींस कि क्लाइंट से कोई लेना देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट विच आर बी प्रीवियसली हेल्ड बाय द अनदर चार्टेड अकाउंटेंट विद द फिलिंग ऑफ द कंपटीशन एट द लोअर रेम्यूनरेशन। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको बात की थी, एक रेडी का एग्जाम्पल दिया था। दो रेडियां खड़ी हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर ये देखो, ये वाला एग्जांपल दिया था, दो रेडियां खड़ी हैं यहाँ पर, दोनों जने एक जैसा ही सामान बेच रहे हैं, बट एक जना 30 रुपए में बेच रहा है, एक जना 25 में उसने कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इसके ग्राहक है तो किसके पास पहुंच जाएंगे, 25 से 20 वाले में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह से ऑडिटर्स के अंदर भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कम रेम्यूनरेशन लेगा और साथ ही साथ वो आप उस पोस्ट पे अपने आप को अपॉइंट कर लेगा। तो नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए इस पॉइंट को समझने के लिए मैं कहूंगी कि आप अपॉइंटमेंट वाला जरूर वीडियो देखें। ठीक है, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर दैट ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी फैक्ट विच कम टू हिज नॉलेज ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ हिज एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट अनलेस ही इज लीगली बाउंड टू डू सो। क्या कह रहा है कि ऑडिटर की ये भी ड्यूटी है कि वो कोई भी ऐसा फैक्ट डिस्क्लोज ना करे, मतलब सामने पब्लिकली ना करे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि क्लाइंट से रिलेटेड हो। पहले परमिशन लेनी पड़ेगी क्लाइंट से। अगर ऐसा है कि वो लीगली बाउंड है कि उसे लीक करनी पड़ेगी तो वो कर सकता है, बट लीगली बाउंड होना चाहिए। ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है लीगली बाउंड होना चाहिए, बट अगर लीगली बाउंड नहीं है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपके अपने क्लाइंट की। द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर एंड द अबव द स्पेसिफाइड लिमिट। ये पॉइंट है ना बेटे, इसके ऊपर ना एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इवन आपसे 4 नंबर में पूछा गया है कि एक ऑडिटर की स्पेसिफाइड लिमिट कितनी होती है, वो एक बार में कितनी ऑडिट कर सकते हैं कंपनी की। वैसे आपकी 20 है, बट इसके ऊपर मैंने स्पेशली पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 इट इज 20 एक्सक्लूडिंग द 20 कंपनीज की आप क्या कर सकते हो, एक टाइम में स्पेसिफाइड लिमिट है। किस किस को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग द ओपीसी 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनीज को एक्सेट्रा। बट एज पर द सीए चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट इट इज द 30 इंक्लूडिंग द एग्जम्पशंस ऑफ द ओपी, डोरमेट कंपनी और द एक्सक्लूडिंग इट। समझ पा रहे, मतलब हर एक एक्ट का ना अलग अलग सेशन है। वन एक्ट कैन नॉट बी ओवरराइड द अदर एक्ट्स। ये देखो स्पेशली लिखा हुआ है कि कोई भी एक एक्ट दूसरे एक्ट को ओवरराइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो टोटल लिमिट वैसे ओनली आपकी 20 ही है, बट अगर बात की जाए स्पेशली
चार्टेड एक्ट की तो वहाँ पे 30 की बात की गई है, बट एज इट इज़ मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे 20 कंपनीज की लिमिट की गई है, ठीक है। टोटल लिमिट इज 20 ओनली। देयर इज अ फॉलोइंग कंपनी शुड नॉट टेक द अकाउंट वाइल बी काउंटिंग इन द 20, जो कि 20 के अंदर काउंट नहीं होती। सबसे पहला क्या है, ओपीसी कंपनी, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेट कंपनी है, और अदर प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द लेस देन 100 करोड़। ओके, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, ठीक है जी। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में और क्या मतलब ऑडिटर की ड्यूटीज रखी गई है, द ऑडिटर शुड नॉट लेफ्ट एनीवन अदर देन हिज कंपनी अदर देन हिज पार्टनर टू साइन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जो ऑडिटर है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर साइन करने का प्रॉपर अधिकार है, वो किसी को वैसे दे नहीं सकता। स्पेसिफाइड पर्सन होगा, जो कि सेक्शन हमने कौन सा डिस्कस किया था, 141 का सेक्शन डिस्कस किया था, कि जिसके अंदर स्पेशली एज अ एक ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है जो कि साइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज साइन करने का अधिकार केवल ऑडिटर को ही है। इफ ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ द ऑडिट द ऑडिटर कम अक्रॉस एनी फैक्ट फॉर विच इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिट करते 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 कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हमें बीच में ही डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ही मस्ट बी इंक्लूडिंग इन द सेम इन रिपोर्ट। तो वो जरूरी है कि इन सभी बेसिक पॉइंट्स को वो अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करे, अपनी रिपोर्ट के अंदर वो एक्सप्लेन करके दिखाए, ठीक है। द ऑडिटर शुड नॉट डू हिज वर्क नेग्लिजेंटली। ऑडिटर कभी भी अपना काम लापरवाही से नहीं करेगा। द ऑडिटर शुड नॉट क्लैरिफाई एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, तो अगर इनके अंदर क्लैरिफाई नहीं है तो उनको वो एग्जामिन कर सकता है, इन डेप्थ स्टडी कर सकता है, ठीक है। कुछ एक ये बेसिक पॉइंट्स से बचे। देखो मैं आपको बता रही हूँ, ड्यूटीज के 15-20 पॉइंट बना लीजिए, राइट्स के 15-20 पॉइंट बना लीजिए, पावर्स के 15-20। राइट और पावर्स तो एक ही होती है, ड्यूटीज अलग होती है, लाइबिलिटीज अलग होती है। इन सब के पॉइंट्स आप अलग अलग बना के एक पेज पे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इन नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बट छोटी सी अमाउंट रखी गई है अब की बार, ₹9 पर PDF। सो आप ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। अब ये थे पॉइंट्स कुछ एक जो कि आपके चार्टेड अकाउंटेंट के थे। ऊपर हमने बात की है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के, ठीक है। और नीचे अगर बात की जाए, तीसरा पॉइंट और बात किया था हमने डिसीजन ऑफ द कोर्ट के। डिसीजन ऑफ द कोर्ट के अंदर क्या किया है, यहां पर सेम एज इट इज बातें हैं जो हमने उसकी चैप्टर नंबर 5 में बात की गई थी, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक के अंदर, कि क्यों किया जाता है। सबसे पहले कि हमें एग्जामिन करना पड़ता है कि ट्रूथफुलनेस है या नहीं है, ये जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सी वेदर द बैलेंस शीट डिपिक्ट ट्रू सिचुएशन। चाहे बैलेंस शीट सही सिचुएशन दिखा रही है, बढ़िया दिखा रही है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को भी चेकआउट करे। नॉट मेयरली ये केवल कई बार ऐसा होता है, दो चीज़ों से लेके चलते हैं हम इस पॉइंट को। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेकआउट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल बैलेंस शीट की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। हमें दोनों को चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टू गिव द क्लियर कट इन्फॉर्मेशन विद ऑनेस्टी। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑडिटर की वो साफ साफ स्पष्ट रूप से बताए कि क्या है क्या नहीं है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू एक सेकेंड इट इज कहाँ गया इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इशू अ क्लियर एंड द एम्बिगियस रिपोर्ट ऑन द प्रॉफिट एंड द लॉसेज अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। दिस इज अ प्राइम ड्यूटी। जितनी भी ऐसे हैं, मतलब कि एम्बिगियस का मतलब होता है जो मतलब स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते, धुंधले होते हैं, ठीक है, उनको क्लियरली रिप्रेजेंट करवाना, उस रिपोर्ट को बिल्कुल अच्छे से दिखाना। प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, किसी भी तरह का अकाउंट है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाना कि इसमें यही है। तो ये ऑडिटर की पहली ड्यूटी होती है, प्राइम ड्यूटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टू परफॉर्म हिज वर्क टैक्टफुली एंड द कॉजनली। ये कहते हैं कि अपना जो काम है ना बिल्कुल चतुराई से, बिल्कुल सावधानी से करना होगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कोई भी आप वर्क को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अलर्ट होकर बिल्कुल हर चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ये नहीं है कि आपने काम परफॉर्म कर दिया और आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े। अब मैं यही बात कहूँ कि आपने बैलेंस शीट को चेकआउट किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेकआउट किया, देन आपने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया,
बट आपने देखा रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद इसके अंदर भी गड़बड़ थी, इसके अंदर भी गड़बड़ थी, इट्स नॉर्मल कि आपकी रिपोर्ट भी गड़बड़ में होगी। और ये फिर रिपोर्ट भी क्या करते हैं कंपनी वाले प्रोस्पेक्टस के साथ क्या करते हैं, इशू करते हैं। और प्रोस्पेक्टस को देखकर जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचा, है ना, पहुंचा ना पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो ऑडिटर है उसको अपना काम बिल्कुल चतुराई से, बिल्कुल सावधानी से करना होगा, ठीक है। छोटी सी भी मिस्टेक इनको नुकसान पहुंचाएगी, और उनको अगर नुकसान उठा तो ये क्लेम किससे करेंगे, आपसे ही करेंगे, ठीक है। टू कैरी आउट द इनिशिएटिव चेकिंग इन द डाउटफुल सर्कमस्टांसेस, ये कह रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कहीं ऐसा है कि डाउट नजर आ रहा है, मुझे कुछ शक नजर आ रहा है, तो ऐसे सस्पिशियस पॉइंट के ऊपर, ऐसे शक वाले एरिया को बिल्कुल ध्यान से चेक करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, आ नहीं रहा क्या, ये आ गया। सस्पिशियस ऑफ द ऑडिटर are aroused in there is a relation of the any fact, he should examine the same in detail and only then should give his report। जब तक उसे रिपोर्ट नहीं मिल जाती, जब तक उसे सही ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक वो रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। क्लियर रिपोर्ट देनी है, should be give his report after the verify, after the clarify the all the doubts, okay। नेक्स्ट कहते हैं कि to give the information regarding the violations of the company, if the client is violating any provisions of the company act, then the auditor should be inform the shareholder about the same। ये कहते हैं किसी भी तरह से किसी भी कोई कानून को आपने तोड़ दिया है, किसी भी कंपनी ने कानून को तोड़ दिया है, ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, वॉलेशंस की इंफॉर्मेशन है, आप अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे, जिससे शेयर होल्डर को पता लगे कि कंपनी ने ये कानून तोड़े, कंपनी ने ये रूल को तोड़ा है, ठीक है। नोट टू चीट द क्लाइंट, क्लाइंट को चीट ना करे। क्लाइंट दैट मीन्स जो भी मतलब स्टेक होल्डर्स होते, जो भी इंटरेस्टिंग पार्टीज होती कंपनी की, ठीक है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर नॉट टू चीट हिज क्लाइंट, क्लाइंट को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स मे बी सैड दैट ही शुड टेक हिज रेम्यूनरेशन ओनली व्हेन द कंप्लीटिंग हिज वर्क। अगर जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। और काम किसका कर रहे हो आप, अपने क्लाइंट्स का कर रहे हो, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो। अगर आप उनको चीट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, धोखाधड़ी होगी। वही मजदूर वाला एग्जाम्पल, जब तक मजदूर अपना घर बना के नहीं देगा, क्या आप उसकी दिहाड़ी देते हो, क्या आप उसकी मजदूरी देते हो, नहीं देते ना। तो यही बात है, मजदूरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम बिल्कुल शिद्दत से करे, बिल्कुल मेहनत से करे, अपने उस घर में बनाते वक्त किसी भी तरह की गड़बड़ ना करे। इसी तरह से एक ऑडिटर की होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे तो अपनी पूरी शिद्दत से करे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ड्यूटी वाला पॉइंट है ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट थे, 1 2 3, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर भी हमारा 3 पार्ट्स में, 3 से 4 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट में, ये लास्ट पॉइंट रहता है हमारे चैप्टर का, सो इसको 1 बाय 1 ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 को। उम्मीद करते हैं जो आपके एग्जाम है बहुत अच्छे हो रहे होंगे। और कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें डाउट सेक्शन में कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप नोट्स के लिए टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल डाउट है, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर्स के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप हमें डाउट कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है, दोनों चैनल्स के आपको पास। आई होप सबको ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेटे ये तो है नहीं कि मैं आपको बार बार देती रहूँगी। क्वेश्चन पेपर यहाँ आते रहते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। इवन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 289 को वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने नीड के अकॉर्डिंग विजिट करें। जैसे भी स्ट्रीम के साथ बिलोंग करते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी MBA हो गया, MA हो गया, BA हो गया, MC हो गया, BSc है, ठीक है, MA है, BCom के तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इवन MSc के हो गए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी है बच्चे। मैं बता रही हूँ इस सेक्शन के अंदर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर्स के अंदर।